हम वो हैं जो अपने विचारों से इस दुनिया को बदल देंगे। विज्ञान और साहित्य जगत की ये पंक्तियां हमें याद दिलाती हैं कि कैसे महान विचार एक राष्ट्र की नींव रखते हैं। आज हम भारतीय संविधान के निर्माण की कहानी में एक ऐसे अध्याय को खोलने जा रहे हैं जिस पर अक्सर धूल जमी रहती है। जब भारत ने अपने संविधान के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया तो एक नाम आश्चर्यजनक रूप से चर्चा से बाहर था, जवाहरलाल नेहरू। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर बलराम जाखड़ ने भी एक बार अफसोस जताते हुए कहा था, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संविधान के निर्माण और कामकाज में नेहरू की भूमिका के बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा गया है। तो आज हमने बार एंड बेंच में प्रकाशित एक लेख को अपना आधार बनाया है ताकि नेहरू के उन योगदानों की गहराई से पड़ताल कर सकें। दिलचस्प बात यह है कि जिस कॉलम सीरीज का ये लेख हिस्सा है, उसका शीर्षक भी नेहरू के प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से प्रेरित है, ट्रिस्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए इस विषय में गहरा उतरते हैं। तो इस पूरी कहानी को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम नेहरू के योगदान को 3 बड़े हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, एक संविधान सभा का विचार, जो सिर्फ एक मांग थी, उसे एक ठोस राजनीतिक सिद्धांत कैसे बनाया गया। दूसरा, जब सभा बन गई तो उसके काम करने का तरीका, उसका पूरा प्रशासनिक ढांचा कैसे तैयार किया गया। और तीसरा, उस संविधान को एक आत्मा, एक दर्शन कैसे दिया गया, जिसे हम उद्देश्य संकल्प या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में जानते हैं। तो चलिए पहली कड़ी से ही शुरू करते हैं, एक संविधान सभा का विचार। वैसे ये आइडिया एकदम नया नहीं था, है ना? मुझे याद है कि मोतीलाल नेहरू ने 1924 में ही इसकी बात की थी। आपने सही पकड़ा, विचार पहले से मौजूद था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का योगदान ये था कि उन्होंने इस विचार को कांग्रेस के अधिवेशनों और प्रस्तावों से निकालकर एक राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ल दे दी। उनके लिए ये सिर्फ एक समिति बनाने की मांग नहीं थी। अच्छा। और उन्होंने 1933 में लंदन के द डेली हेरल्ड में साफ लिखा था कि भारत की समस्या का असली राजनीतिक समाधान तभी होगा जब भारतीय लोग खुद एक चुनी हुई संविधान सभा में बैठकर अपना संविधान तय करें। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई विधानसभाओं और एक ऐसी सभा जो अपनी शक्ति सीधे लोगों से ले, इसमें तो जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल, यही नेहरू के दृष्टिकोण का सार था। उनके शब्दों में, ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई विधानसभाएं एक विदेशी सत्ता द्वारा थोपी गई दिखावटी और निर्जीव चीजें थी। वो एक ऐसी सभा चाहते थे जिसकी शक्ति का स्रोत ब्रिटिश ताज या संसद न हो, बल्कि सीधे भारत की जनता हो। ये सत्ता के स्रोत को पूरी तरह से बदलने की बात थी, एक तरह से साम्राज्य से संप्रभुता की ओर एक छलांग। और ये विचार इतना शक्तिशाली रहा होगा कि इसने महात्मा गांधी तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने पढ़ा है कि गांधी जी शुरू में इस विचार को लेकर बहुत उत्सुक नहीं थे। हाँ, ये एक आकर्षक किस्सा है। गांधी जी शुरू में इसे लेकर थोड़े सशंकित थे। उन्हें लगता था कि ये शायद व्यवहारिक ना हो। लेकिन बाद में उन्होंने अपने पत्र हरिजन में खुद लिखा कि नेहरू ने उन्हें संविधान सभा के निहितार्थों का अध्ययन करने के लिए मजबूर किया। अच्छा। और उन्होंने आगे लिखा, कठोर तथ्यों ने मुझे इसका समर्थक बना दिया, शायद जवाहरलाल से भी ज्यादा उत्साही। ये दिखाता है कि नेहरू का वैचारिक आग्रह कितना मजबूत और तर्कपूर्ण था कि वो गांधी जी जैसे व्यक्तित्व को भी कायल कर सकें। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी विचारधारा थी जिसे लगातार आगे बढ़ाया गया। निश्चित रूप से। और इसी लगातार प्रयास का नतीजा था कि 1946 में जब कैबिनेट मिशन प्लान आया, तब तक एक संविधान सभा की मांग भारतीय राजनीति का एक स्थापित और अनिवार्य हिस्सा बन चुकी थी। अब ये बहस का मुद्दा नहीं था, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता की एक पहली शर्त थी। बिल्कुल। तो ये तो हुई विचार की बात कि एक संविधान सभा होनी चाहिए, लेकिन एक विचार को हकीकत में बदलना तो शायद और भी मुश्किल काम होता है। सिर्फ सोच लेना काफी नहीं है, उसे जमीन पर उतारने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है। इस मामले में नेहरू का क्या रोल था? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यही पर नेहरू का दूसरा बड़ा योगदान सामने आता है, प्रक्रिया का निर्माण, यानी उस विचार को संस्थागत रूप देना। सितंबर 1946 में जब अंतरिम सरकार बनी तो उसके प्रमुख के रूप में नेहरू ने यह पक्का किया कि संविधान सभा किसी के अधीन नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से संप्रभु निकाय के रूप में काम करे। कागज पर ही नहीं, बल्कि असलियत में भी वो आजाद हो। हाँ, इसके लिए उन्होंने सभा की पहली बैठक से पहले ही विशेषज्ञों की एक समिति बनाई, जिसकी अध्यक्षता उन्होंने खुद की। इसमें के.एम. मुंशी और एन. गोपाल स्वामी अयंगार जैसे दिग्गज थे, ताकि सभा के सामने रखने के लिए जरूरी सामग्री और प्रक्रिया का खाका पहले से तैयार हो।
वो कोई भी चीज किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ना चाहते थे। इसी से जुड़ा एक किस्सा लॉर्ड वेवल का भी है ना, जहां अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर एक टकराव हुआ था। हाँ, और वो किस्सा प्रक्रिया के महत्व को बहुत अच्छे से समझाता है। तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड वेवल ने इस बात पर जोर दिया कि सभा के पहले सत्र के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति वो करेंगे क्योंकि सभा का गठन ब्रिटिश अधिकार के तहत हो रहा है। अच्छा। नेहरू ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि सभा संप्रभु है और वो अपना अध्यक्ष खुद चुनेगी, किसी बाहरी शक्ति को ये अधिकार नहीं दिया जा सकता। ये सुनने में तो एक छोटी सी प्रशासनिक लड़ाई लगती है, लेकिन इसका सांकेतिक महत्व कितना बड़ा था। मतलब नेहरू पहले दिन से ही साफ कर देना चाहते थे कि ये सभा किसी की देन नहीं है, ये भारत के लोगों की अपनी शक्ति का प्रतीक है। सही बात है, ये तो नींव का पत्थर रखने जैसा था। बिल्कुल, आपने एकदम सही समझा। अंत में एक समझौता हुआ कि निमंत्रण वाइसराय के दफ्तर से नहीं बल्कि सभा के सचिव द्वारा भेजा जाएगा। ये एक छोटी सी जीत लग सकती है, लेकिन इसने सिद्धांत और व्यवहार दोनों में सभा की स्वायत्तता स्थापित कर दी। HVR अयंगर और संवैधानिक सलाहकार BN राव के साथ नेहरू के पत्र व्यवहार से पता चलता है कि उन्होंने सचिवालय बनाने से लेकर सदस्यों को कागजात कैसे बांटे जाएंगे, इन छोटी छोटी बातों पर भी पूरा ध्यान दिया। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक विचारक नहीं थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे, जो एक विचार को जमीन पर उतारने की बारीकियों को समझते थे। बिल्कुल। तो ठीक है, विचार को आंदोलन बनाया, फिर सभा के काम करने का ढांचा खड़ा किया। लेकिन अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, संविधान का दिल, उसका दर्शन। आखिर ये संविधान किस तरह का भारत बनाना चाहता था? और यहीं पर नेहरू का तीसरा और शायद सबसे स्थायी योगदान सामने आता है। संविधान सभा में कई समितियां थीं, लेकिन दो सबसे प्रमुख थीं। एक थी प्रांतीय संविधान सभा, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे, और दूसरी थी संघ संविधान सभा यानी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसकी अध्यक्षता नेहरू कर रहे थे। अच्छा, तो ये दोनों समितियां एक तरह से संविधान की मुख्य वास्तुकार थीं? जी हाँ। तो पटेल प्रांतों के संविधान का ढांचा देख रहे थे और नेहरू केंद्र का। यहाँ एक सवाल उठता है, एक मजबूत केंद्र और मजबूत राज्य, ये बहस तो आज भी चलती है। क्या इन दोनों समितियों के दृष्टिकोण में कोई टकराव था? ये बहुत अच्छा सवाल है। टकराव शब्द शायद सही ना हो, लेकिन दृष्टिकोण में अंतर जरूर था और इस पर स्वस्थ बहस भी हुई। पटेल और उनके साथी प्रांतों को मजबूत स्वायत्तता देने के पक्षधर थे, जबकि नेहरू का मानना था कि भारत की एकता, अखंडता और भविष्य के विकास के लिए एक मजबूत केंद्र अनिवार्य है। और हमारा संविधान इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है ना? हाँ, और उसकी नींव इन्हीं समितियों की बहसों में रखी गई थी। तो नेहरू की समिति ने क्या मुख्य प्रस्ताव दिए? नेहरू की समिति ने ही एक मजबूत केंद्र वाली संघीय सरकार का प्रस्ताव रखा। शक्तियों का जो बंटवारा हम आज 3 सूचियों में देखते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, उसका खाका इसी समिति ने तैयार किया और एक बहुत दूरदर्शी कदम उठाया। अवशिष्ट शक्तियां यानी रेजिडुअरी पावर्स संघ को दी। अवशिष्ट शक्तियां, इसका आम भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह था कि कोई भी ऐसा विषय जो इन तीनों लिस्ट में से किसी में भी नहीं लिखा है, मान लीजिए भविष्य में कोई नई तकनीक आ जाए, जैसे आज इंटरनेट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? अच्छा। समिति ने तय किया कि यह अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा। और तो और संविधान में बदलाव करने की जो प्रक्रिया है, यानी हमारा मशहूर अनुच्छेद 368, उसका शुरुआती ड्राफ्ट भी नेहरू की समिति ने ही प्रस्तावित किया था। यानी उन्होंने न सिर्फ संविधान बनाया, बल्कि उसे समय के साथ बदलने का रास्ता भी सुझाया। और फिर आता है उद्देश्य संकल्प या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग नेहरू के योगदान को इसी से जोड़कर देखते हैं। और सही भी है। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने संविधान सभा के सामने जो उद्देश्य संकल्प पेश किया, वो महज कुछ शब्दों का दस्तावेज नहीं था। वो उस बनने वाले संविधान की आत्मा थी, उसका घोषणा पत्र था। बिल्कुल। उसी ने तय किया कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा। उसी ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्यों को हमारे संविधान की नींव में स्थापित किया। और ये तो वही शब्द हैं जो आज हमारी प्रस्तावना प्रियम्बल में है। जी हाँ, और यही इस संकल्प का महत्व है। इसे लगभग शब्दशः संविधान की प्रस्तावना में बदल दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर जैसे दिग्गजों ने इस बात की पुष्टि की। अच्छा। मसौदा सौंपते समय लिखा था कि प्रस्तावना में उद्देश्य संकल्प की भावना और भाषा को यथासंभव शामिल करने का प्रयास किया गया है। तो ये संकल्प संविधान के लिए एक दिशा निर्देशक, एक गाइडिंग स्टार बन गया। सही कहा। नेहरू ने जब ये संकल्प पेश किया तो उनका भाषण भी बहुत ऐतिहासिक था। उन्होंने इसकी तुलना फ्रांसीसी क्रांति की टेनिस कोर्ट की शपथ से की,
लेकिन साथ ही भारत की जड़ों से भी जोड़ा। हाँ, और यह उनके बौद्धिक दृष्टिकोण की गहराई दिखाता है। उन्होंने एक तरफ वैश्विक आदर्शों का जिक्र किया, तो दूसरी तरफ ये भी याद दिलाया कि गणतंत्र और लोकतंत्र की परंपरा भारत के लिए कोई बाहरी चीज नहीं है। उन्होंने पाणिनि, कौटिल्य और बुद्ध के समय के गणराज्यों का उल्लेख करते हुए इसे भारत की हजारों साल की सभ्यतागत यात्रा से जोड़ा। ये वैश्विक और स्थानीय का एक अद्भुत संगम था। और इस दूरदृष्टि का प्रभाव आज भी हमारे लोकतंत्र पर कायम है। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा सबूत है 1973 का ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामला, जिसने संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की आवश्यक विशेषताओं को समझाने के लिए बार-बार नेहरू, पटेल और अंबेडकर का उल्लेख किया। अच्छा। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश SM सीकरी ने तो अपने फैसले में नेहरू और अंबेडकर को संविधान के मुख्य निर्माता या चीफ आर्किटेक्ट्स तक कहा। यह दिखाता है कि नेहरू का दार्शनिक योगदान आज भी हमारे संवैधानिक न्यायशास्त्र का एक जीवंत हिस्सा है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो क्या कहेंगे? नेहरू ने तो खुद को विनम्रता से उन साधारण व्यक्तियों में से एक बताया था जिनका संविधान बनाने में कुछ हाथ था, लेकिन तस्वीर तो कुछ और ही नजर आती है। उनकी विनम्रता अपनी जगह है, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य स्पष्ट हैं। आज की चर्चा से 3 बातें साफ होती हैं। पहली, नेहरू ने संविधान सभा के विचार को सिर्फ एक मांग से उठाकर एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाया। दूसरी, उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर वो प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक नींव रखी जिसके बिना सभा का काम करना ही मुमकिन नहीं था। और सबसे जरूरी, उन्होंने उद्देश्य संकल्प के जरिए संविधान को एक आत्मा दी, एक नैतिक दिशा दी, जो आज भी हमारे लोकतंत्र का मार्गदर्शन करती है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत का संविधान एक सामूहिक प्रयास था। इसमें अंबेडकर की कानूनी मेधा, पटेल का एकीकरण कौशल, प्रसाद का कुशल संचालन और BN राव की प्रशासनिक अंतर्दृष्टि सबका योगदान था। निश्चित तौर पर ये एक शानदार टीम का प्रयास था। उस महान सामूहिक उद्यम में नेहरू का प्रशासनिक और दार्शनिक श्रम एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य स्तंभ था। उनकी भूमिका को पहचानना किसी और के श्रेय को कम करना नहीं है, बल्कि भारत के संवैधानिक इतिहास के आख्यान में एक जरूरी संतुलन बहाल करना है। वे जरूर पूछें। और अंत में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। ये पूरी चर्चा एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। संविधान निर्माण की हमारी सार्वजनिक स्मृति में कुछ योगदानों को दूसरों की तुलना में अधिक क्यों याद किया जाता है? और जब हम इतिहास के कुछ पहलुओं को भुला देते हैं और कुछ को ही याद रखते हैं, तो इसका हमारी वर्तमान राजनीतिक समझ पर क्या असर पड़ता है?